गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C3 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 को देख रहे थे C3 में, और आज चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है कक्षीय संबंधी समस्याओं का समाधान। तो आज हम चैप्टर 12 के लास्ट क्लास में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कक्षीय संबंधी समस्याओं का समाधान। यहाँ पे बात किसी का हो रहा है, समाधान का, यानी कि सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन टू क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यानी कि क्लासरूम का जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा काम करें जिससे कि क्लासरूम का जो वातावरण है वो अच्छा हो जाए, फ्रेंडली हो जाए। तो उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उससे पॉइंट वाइज देखेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्लासरूम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदुएं हैं जिससे कि कक्षीय संबंधी समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकते हैं, तो जो पहला पॉइंट्स है वो है कि पर्याप्त प्रकाश, वायु संचार और स्थान, यानी कि एडिक्वेट लाइट, वेंटिलेशन एंड स्पेस। तो किसी भी क्लासरूम को अगर समस्याओं से बचाना है तो वहां क्या क्या चाहिए, हमें अच्छा लाइट चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन चाहिए ताकि हवा का आना और जाना हो, जिससे कि क्लासरूम हवादार हो सके, और स्थान उचित चाहिए ताकि बच्चों को बैठने में कठिनाई ना हो। शिक्षक को खड़े होने के लिए अच्छा जगह चाहिए ताकि वो खड़ा भी हो सके और बच्चों के बीच में घूम के भी अपना शिक्षण कार्य कर सके। तो हमें क्या क्या चाहिए, पर्याप्त प्रकाश चाहिए, वायु संचार चाहिए और अच्छा स्थान, उचित स्थान चाहिए, ताकि जो भी क्लासरूम में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको कम किया जा सके या ना के बराबर किया जा सके। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि ध्यान विकर्षण नहीं, यानी कि नो डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे नो डिस्ट्रैक्शन से मतलब है कि क्लासरूम का ऐसा माहौल होना चाहिए या क्लासरूम का ऐसा स्थिति होना चाहिए जहां ध्यान विकर्षण नहीं हो सके, जहां पे माइंड जो है कंसंट्रेशन नहीं खो सके, माइंड हमेशा कंसंट्रेट रहे। ऐसा जगह क्लासरूम के लिए चाहिए जहां पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, बच्चे इधर उधर नहीं देख पाए, या जो भी पढ़ाई क्लासरूम में हो रहा है बच्चे उस पढ़ाई के तरफ ज्यादा से ज्यादा रुचिपूर्ण तरीके से ध्यान दें। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि अधिक भीड़ नहीं, यानी कि नो ओवर क्राउडिंग। जैसा कि हमारा गवर्नमेंट भी यही कहता है कि क्लासरूम में टीचर के रेशियो से ही बच्चों को बैठाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि एक क्लासरूम के अंतर्गत 60 बच्चे, 70 बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल में तो हालात और भी बुरा है, जहाँ कहीं कहीं एक ही क्लासरूम में, अगर ये क्लासरूम है तो एक ही क्लासरूम में इधर बच्चे 3rd क्लास के बैठे हैं, इधर बच्चे 4th क्लास के बैठे हुए हैं, जगह के अभाव में। उचित क्लासरूम नहीं है, इसलिए एक ही क्लासरूम को शेयर करके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जगह ऐसा भी है कि एक क्लास में 4 क्लास चल रहा है, जैसे 3rd यहाँ हो गया, 4th यहाँ हो गया, 5th इस साइड से हो रहा है और 6th इस साइड से हो रहा है। तो जगह के अभाव में जो अधिक भीड़ बढ़ जाता है वो भीड़ नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे कि समस्या को कम किया जा सकता है। इन सबके बावजूद कहीं कहीं ये भी होता है कि क्लासरूम एक ही है
लेकिन बच्चों का संख्या ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों का संख्या ज्यादा होने के कारण भी क्लासरूम में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भीड़ ज्यादा बढ़ेगा तो सही बात यही है कि जब भीड़ ज्यादा बढ़ेगा तो शिक्षक अपना शिक्षण कार्य भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा, और जो छात्र बैठे हुए क्लासरूम में जितने भी संख्या में, वो भी शिक्षण कार्य का लाभ नहीं उठा पाएंगे और शिक्षण कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है कि क्लासरूम में जो समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्याओं के समाधान के लिए एक उपाय और है कि संशोधन कार्य। तो संशोधन यानी करेक्शन वर्क में सिर्फ टीचर को करेक्शन नहीं करना चाहिए, उसमें बच्चों को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो बच्चे कैसे सम्मिलित होंगे? टीचर आंसर बोर्ड पे लिख दे और बच्चे पहले अपने कॉपी में लिखे, फिर अपने अगल बगल के कॉपी को लेके चेक करे कि बगल वाला लड़का या बगल वाला स्टूडेंट जो है सही लिखा है या नहीं। तो संशोधन कार्य जो है वो बच्चों पर भी छोड़ना चाहिए। उसके बाद है अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रभावशाली उपयोग, यानी कि इफेक्टिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो भी इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ सहायक सामग्री का भी बात हो रहा है, सहायक सामग्री यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका भी बात हो रहा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो पढ़ाई के दौरान जिस मटेरियल का हमें यूज करना है, उसका यूज बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया जाए। अगर इफेक्टिव तरीके से किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज होगा, किसी भी सहायक सामग्री का यूज अगर हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों तक हमारा जो मैसेज है, बच्चों तक जो हमारा शिक्षण कार्य है, वो बहुत ही बखूबी पहुंचेगा। और जब बच्चों तक हमारा जो शिक्षण कार्य पहुंच जाएगा, तो वो जिस कार्य के लिए विद्यालय आ रहे हैं, जिस कार्य के लिए आके क्लासरूम में बैठ रहे हैं, उनका कार्य पूरा हो जाएगा। तो समस्याओं से समाधान पाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जो भी हमारे पास TLM है, यानी कि जो भी हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो भी हमारे पास सहायक सामग्री है, उसका बहुत ही उचित या प्रभावशाली तरीके से उपयोग करके हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। उसके बाद है अनुशासन की समस्याओं का समाधान, यानी कि सॉल्विंग डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। अनुशासन की समस्याओं का समाधान के लिए हमें चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई हो रही है। सबसे पहले तो उसको डायग्नोज करना कि बच्चे किस कठिनाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर किसी कठिनाई में पढ़ते हैं तो वो अगल बगल के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं या कुछ अनुशासनहीनता का कार्य करने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें डायग्नोज करना होता है कि बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई है, और जब हम ये डायग्नोज कर लेंगे कि बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, तो हम उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। और फिर उचित प्रयास के बाद वो बच्चा फिर सुचारू रूप से अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। तो सामाजिक गुणों का विकास तो शिक्षा का मेन मोटो है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो जिंदगी भर विद्यालय में रहना नहीं है या क्लासरूम में रहना नहीं है। स्कूल या विद्यालय छोड़ने के बाद हमें इसी समाज में रहना है जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया है। तो हमें काम करने, जीविकोपार्जन के लिए भी इसी समाज में रहना है और मृत्यु तक इसी समाज में ही रहना है, क्योंकि बच्चा जब जन्म से लेके मृत्यु तक समाज से उसका नाता जुड़ा हुआ रहता है। तो सामाजिक गुणों का विकास होना जरूरी है ताकि बच्चों का समायोजन समाज में हो सके। और वहां पे क्या होगा कि जितना भी असामाजिक गुण है, जैसे ईर्ष्या, लोभ, दुष्टता, इन सब बातों को दूर करके प्रेम, सहयोग, सद्भाव की भावना को डेवलप करने का काम किया जाएगा बच्चों के ऊपर, ताकि उनका सामाजिक गुण बहुत ही विकसित हो और वो बच्चे समाज में समायोजन करके अपने आप को अच्छा बना सके। इन सारे पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट और बचा है जो हम अभी तुरंत इसके आगे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है जो कक्षीय संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो पहला है पर्याप्त प्रकाश, वायु संचार और स्थान। दूसरा है ध्यान विकर्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा उपाय होना। तीसरा है अधिक भीड़ नहीं, यानी क्लासरूम में ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। चौथा है संशोधन कार्य, यानी कि करेक्शन वर्क में बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद है
अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रभावशाली उपयोग, यानी कि इफेक्टिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जो भी हमारे पास टीएलएम है या जो भी सहायक सामग्री है उसका बहुत ही उचित या प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके। उसके बाद है अनुशासन की समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। जो भी अनुशासनहीनता की समस्याएं आ रही हैं उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि टीचर के लेवल पे उस अनुशासनहीनता को अनुशासन में बदल दिया जाए। उसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज। क्योंकि हम मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज में हमें अपने आप को समायोजित करना है और इसी समाज में ही हमें अपना सारा नित्य कर्म पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक गुणों का विकास हमारे अंदर होना चाहिए और इसी सामाजिक गुणों का विकास करके हम कक्षीय संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग उसको देखते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट्स है इस टॉपिक का वो है कि कक्षीय क्रियाओं का संचालन, यानी कंडक्टिंग क्लासरूम एक्टिविटीज। तो हम सभी जानते हैं कि क्रियाएं बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसी भी मनुष्य के लाइफ में, और क्लासरूम के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक, मनोरंजनात्मक और अनुशासनात्मक। तो अनुशासनात्मक और ये सारे जितने भी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक, मनोरंजनात्मक जो भी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अब हम कुछ इसी पॉइंट्स के भीतर कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिससे कि हमें हेल्प मिलेगा और हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा उपाय भी है कि समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं। तो कक्षीय क्रियाओं का संचालन के अंतर्गत हम लोग इन कामों को भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि क्रियाओं की सूची प्रदान करना। तो हम सूची किससे प्रदान करेंगे? तो सूची प्रदान करना है हमें स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स ऑल, सारे स्टूडेंट्स को सूची प्रदान करना है। किस चीज का? विद्यालय के अंतर्गत जितने भी क्रियाएं हो रहे हैं या जितने भी क्रियाओं का गठन किया गया है कि ये एक्टिविटी कराना है, तो उन सारे एक्टिविटी का जो लिस्ट है उसे बच्चों को देना आवश्यक है ताकि बच्चे अपने रुचि के अनुसार टारगेट कर सके कि हमें इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद है प्रोत्साहन देना। तो प्रोत्साहन किसे देंगे? फिर से ऑल स्टूडेंट को। प्रोत्साहन इसलिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके, और जब प्रोत्साहन देंगे तभी बच्चे आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उसके बाद है कि अवसर प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे फिर से बात आती है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक, यानी कि बिना भेदभाव के अवसर प्रदान करना। अगर अवसर प्रदान हम करते भी हैं बच्चों को तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा मेरे बहुत करीब है या ये बच्चा से मुझे कुछ जलन है या ये बच्चा क्लासरूम को बहुत ही परेशान करता है। तो हम चेहरा देख के किसी को भी अवसर प्रदान नहीं करेंगे। अवसर अगर प्रदान करना भी है तो हम सारे बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करेंगे और बच्चों का ये काम होगा कि कौन सा बच्चा कौन सा एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद है उद्देश्य को परिभाषित करना, यानी कि डिफाइनिंग द एम। यहाँ पे एम का जो बात हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है कि हमें अपने जीवन में भी कोई ना कोई एम, सारे लोगों को किसी ना किसी एम के पीछे भागते हुए देखा गया है। तो ठीक वैसे ही उद्देश्य को पहले से ही परिभाषित कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना है, हमें किस एम को प्राप्त करना है या हमारा गोल क्या है, तो उस उद्देश्य को पहले से ही परिभाषित कर लेना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो है उचित श्रेय देना, यानी कि गिविंग ड्यू क्रेडिट। उचित श्रेय देने से तात्पर्य है कि बच्चे अगर कोई काम को कर रहे हैं तो उन्हें
रिवार्ड मिलना चाहिए, उचित प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और साल के एंड में जो भी मार्कशीट आता है उसके साथ साथ उन्हें उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, उन्हें श्रेय देना चाहिए इस चीज का कि हाँ ये बच्चा, इस बच्चे ने इस काम को किया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के लिए भी ये काम किया जा सकता है ताकि बच्चे और अच्छा कर सके। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। और चैप्टर नंबर 12 का जो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है वो है कि सॉल्यूशन टू क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यानी कि कक्षीय संबंधित समस्याओं का समाधान। थैंक यू।